हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नीट के सवाल डिस्कस करूँगा। नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो परसों ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सवाल डिस्कस करूँगा जो कि नीट 2021 में जो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उधर से वो जो सवाल पूछे गए थे। तो उधर से सवाल भाई आपके कोई निकल जाते हैं 12 प्लस। अभी तक हमने चैप्टर्स कितने पढ़े हैं? क्लास 12 के अभी तक हम चैप्टर पढ़े हैं भाई, 12 क्लास के पढ़े हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 चैप्टर्स, ओके। और क्लास 11 के हमने पढ़े हैं भाई 1 चैप्टर, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो क्लास 12 से कोई 10 क्वेश्चंस निकलते थे और अभी तक 3 चैप्टरों में से कितने भाई 10 सवाल। और क्लास 11 जो है इसके कंसेप्ट्स में से कोई 2 सवाल निकलते थे भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो अभी इसके क्लास 11 के 14 चैप्टर्स हैं और इधर क्लास 12 के भाई 16 चैप्टर्स हैं। अगर आप लोग वो जब सारे के सारे चैप्टर्स अगर आप लोग मेरे पास पढ़ोगे तो भाई इधर से मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूँ कि भाई आपके कोई अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस नीट के सवाल आपके निकल जाने। अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस मीन्स 35 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया भाई 140। 140 हो गया, 140 मार्क्स हो गए भाई। देन आप लोगों को कितने लेने हैं? बायो में अगर ले लीजिए भाई 300। बायो में 300 लेना आसान है भाई, ठीक है ना। तो कितना हो गया 440, 440 हो गया। और बाकी ले लीजिए भाई फिजिक्स में कोई आपने 60-70 ले लिए तो भाई 500 प्लस नंबर आपका आ सकता है। और भाई जम्मू कश्मीर में सीटें अभी हो चुकी हैं भाई 1100 तक, 1100 प्लस सीटें हैं भाई, ठीक है ना। इसकी मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए तो भाई एमबीबीएस की 1100 प्लस सीटें हैं, तो आपके लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई। सच्ची बता रहा हूँ भाई, जनरल कैटेगरी के लिए 500 प्लस कट ऑफ जाता है तो आपके लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो भाई देखिए अभी उन सवालों को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो भाई आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हो भाई 8717046728। और हमारा कॉलिंग वाला नंबर है भाई 7889365886। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं भाई। देखिए ये वाला सवाल, ये हम आज ही हम ये वाला कंसेप्ट सीख रहे थे भाई। तो इसमें क्या मैंने सिखाया था, इसमें क्या सिखाया था, ये इधर क्या पूछा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% भाई क्या कार्बन और रिमेनिंग परसेंट क्या हाइड्रोजन। रिमेनिंग क्या हो गया, परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है भाई। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था अगर आपको मास परसेंटेज अगर दी हो तो आप उधर से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। और ये स्पेशली मैंने नोट लिखवाया हुआ था आपको भाई, ये स्पेशली मैंने परसों ही संडे को ये मैंने नोट लिखवाया था कि भाई अगर आपको मास परसेंटेज पता हो तो आप एम्पेरिकल फार्मूला उधर से निकालना सीख सकते हो भाई। ये वाला नोट लिखाया था और मैंने आपको नोट को बोला था कि भाई इसको कभी मत भूलना। तो ये वाली चीज़ थी भाई। तो इसलिए भाई देखिए सवाल पूछा गया इधर से नीट में सवाल पूछा हुआ है 4 नंबर का। तो इधर क्या पूछा हुआ है 78% क्या हो गया भाई कार्बन। और बाकी क्या बचा, परसेंटेज होती है 100 में, 100 में से। तो इधर बाकी कितना बचा 22%। 22% क्या बचा भाई हाइड्रोजन। 22% क्या बचा हाइड्रोजन। इसकी कार्बन की परसेंटेज निकल गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल गई। तो जब आपकी परसेंटेज निकल गई तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 78 ग्राम। 100 में से कितना ग्राम होगा भाई 78 ग्राम। और ये कितना होगा 22 ग्राम। तो भाई आगे निकालना कितना आसान हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं सेकंड स्टेप में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इसका मोलर मास। और इसका भी क्या मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब हाइड्रोजन का मास अपॉन मोलर मास। जब आप लोगों ने इसका मोलर मास निकाल दिया तो भाई आपने क्या निकालना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लिया। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल दी, अगर वो क्या होगी, अगर वो होल नंबर आ रही होगी देन इट्स ओके। अगर नहीं आ रही होगी देन आप लोग क्या करते हो, भाई उसको सूटेबल इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और आपका आगे आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो भाई देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान था, ये आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपने या इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आसान सवाल था 4 नंबर के लिए भाई। एक और सवाल जो आपके 11th क्लास के कंसेप्ट से आया था, देखिए इधर क्या पूछा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर उधर क्या दिया हुआ है 4 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है भाई, 4 ग्राम आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है और 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 ग्राम क्या ऑक्सीजन और 2 ग्राम क्या आपको हाइड्रोजन। तो ये क्या भाई प्रेशर की वैल्यू P1 प्लस P2, ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना भाई। तो जब टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये वाली इसकी वैल्यू थी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है भाई। इधर क्या हो जाता है, इधर आपको निकालने पड़ते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स। ये वाली इक्वेशन मैंने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। ये होती है भाई आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपने थोड़ी बाद में पढ़नी है, गैसियस स्टेट में पढ़नी है। तो उधर से ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो जाता है। इधर आपको मैंने इस सवाल को इधर इसलिए दिया हुआ है बिकॉज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखे हुए हैं इधर। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है 4 ग्राम और नीचे क्या 32 उसका क्या हो गया मोलर मास हो गया
4/32। ये मास ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, मोलर मास। तो कितना आसान है भाई, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स का तो मैंने कितनी बार फॉर्मूला बताया हुआ है भाई आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, और उसके बाद देखिए भाई इधर क्या हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स इसका मास ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा भाई, 2 ग्राम अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई, 2 ग्राम। तो भाई देखिए कितना आसान है भाई, ये वाला हो जाएगा। इधर से मोल्स कितने निकल जाएंगे, ये वाला इसका 1 और 0.25। तो देखिए इधर कितने 1.125 ये निकल गए। जब मोल्स निकल गए तो एन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी इधर, तो यही होता है मोल्स। तो इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे आइडियल गैस इक्वेशन में तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने थोड़ी आगे जाके पढ़ना है, जब गैसियस स्टेट पढ़ लोगे तो ये वाली इक्वेशन आपने बाद में पढ़नी है, बट पढ़नी है भाई पक्का, ठीक है ना। तो 2 सवाल मतलब 8 नंबर आपके 11वीं क्लास के निकल गए। देन देखिए अभी 12वीं क्लास की चर्चा करते हैं हम। 12वीं क्लास में देखिए हमने पढ़ा था शेप्स वगैरह का, हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। इधर क्या BF3 लिखा हुआ है, बोरोन। बोरोन बोरोन के ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है भाई, बोरोन। ये होता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 3। तो इधर क्या हो जाएगा BF3, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इधर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं भाई, 1 2 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो 3 बॉन्ड बना दिया इसने, एक एक फ्लोरीन से लिया, 3 बॉन्ड बना दिया। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर बचा भाई, नहीं बचा। तो लोन पेयर नहीं बचा तो इधर कितना 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर दीजिए जो इसके आगे पीछे हैं, 2 ये 2 ये 2 ये 4 और 2 6। तो बस आंसर आ जाएगा भाई। ये वाला बहुत ज़्यादा आसान था ये भी सवाल। देखिए उसके बाद देखिए भाई ये वाला शेप्स की तो मैंने कितनी बार चर्चा कर दी है, PCl5, SF6, BRF5 और BF3। ये वाली तो मैंने हज़ारों बार बता दिया। जब मैं IIT JEE के सवाल डिस्कस कर रहा था तो उधर भी ये सवाल पूछा गया था भाई। देखिए ये भी कितना आसान है, 4 नंबर के लिए सवाल। ये सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे PCl5 की शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। SF6 की क्या होगी भाई, SF6 की क्या हो जाएगी भाई, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है भाई। ये मैंने इधर क्या करते हो आप, इधर आप वही चीज़ करते हो, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हो। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्लस लोन पेयर देखते हो, फिर आपको क्या पता लग जाता है, वेस्पर थ्योरी लगाते हो और इधर देखते हो कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, तो आपकी शेप आसानी से निकल जाती है भाई। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है भाई। उसके बाद देखिए भाई एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए ये भी कितना आसान है। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दिया हुआ है। देखिए HI का सबसे ज़्यादा, HBr का उससे कम, HCl ये वाला ऑर्डर दिया हुआ है। आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। क्यों, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है तो बड़ी मतलब रस्सी को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मतलब बॉन्ड इनर्जी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। जो बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाती थी तो HI को H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ उन्होंने नीचे लिखी हुई है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और क्या ये वाली चीज़ आपने मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। तो वही चीज़ है भाई, ये आसान सी चीज़ है, मैंने बताई हुई है जब मैं आपको हाइड्रेट्स पढ़ा रहा था ग्रुप 17 के, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी दोनों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ये वाली चीज़ है भाई। तो ये वाली चीज़ भी भाई सिमिलर वही चीज़, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, वही चीज़ है ना। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाली बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है भाई। तो ये वाली चीज़ मैंने नहीं, मतलब ये वाला ग्रुप 14 का है भाई। बट ये भी आप उस तरीके से कर सकते थे, ग्रुप 14 ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बट ये वाली चीज़ देखिए इधर भी डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ये दिया हुआ है। तो ये भाई ये बिल्कुल सही बात है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये ऊपर वाला दिया हुआ है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है भाई। तो वही चीज़ है भाई, सिमिलर सी चीज़। तो H2TE ये वाला क्या इन्होंने दिया, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। तो अगर देखिए pK क्या होता है, जैसे pH की तरह ही होता है। अगर pKa की वैल्यू अगर कम हो तो चीज़ क्या होती है, एसिडिक होती है। बट अभी आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला pKa की वैल्यू क्या कम होनी चाहिए थी, बट इधर क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग pK वैल्यू। तो ये बिल्कुल क्या भाई, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये वाला आंसर है, ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा हुआ था। तो यही आपका आंसर है। तो ये वाली चीज़ तो कितनी बार बता दी हुई है। तो नोबल गैसेस में क्या होती है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। जब मैं आपको बता रहा था उधर मैंने क्या बता रहा था, उनके बीच में एक वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होती थी भाई, ठीक है ना। वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती थी भाई, ठीक है ना। और ये इनकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है, तो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये भी चीज़ बताई थी भाई। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाली चीज़ आई थिंक मैंने नहीं बताई थी, ठीक है ना। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, वो अभी याद भूल गई है, पता नहीं बताई थी, देखना पड़ेगा नोट्स में, ठीक है ना। बताई होगी आई थिंक, बताई तो होगी, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ तो देखिए कितना गलत सा पॉइंट है। इधर क्या लिखा हुआ है, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। भाई हाई हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है भाई, रूम टेम्परेचर में आपको चीज़ गैस दिख रही है तो भाई वो तो पहले से भाई क्या होगी, बॉयल हो गई होगी, पहले से मेल्ट हो गई होगी, तभी तो रूम टेम्परेचर में आपको गैस दिख रही है। तो भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट। जैसे आपने हीलियम का देखा था भाई 2 केल्विन 4 केल्विन, पता नहीं ये टेम्परेचर देखना, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट देखा था। तो भाई ये बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है भाई। ये भी सी, इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इधर क्या पूछा हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो पेयर होते हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से पेयर होते हैं, आइसो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखिए इधर क्या, मैंगनीज और आयरन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। मैंगनीज की क्या होती थी भाई 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे तो कितना बन जाएगा भाई 4s2। तो इधर डी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या है Fe+3, Fe+3 है भाई, इसकी क्या होती है 3d6 4s2। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर 3 इलेक्ट्रॉन अगर 2 इधर से लूज हुए, एक डी से लूज हुआ, तो कितना हो गया 3d5। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गए तो कितना हो गया भाई 3d5। तो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, तो इसका यही आंसर था भाई, ठीक है ना भाई। तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछे गए थे भाई, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं पूछा हुआ। और देखिए ये परसों ही हमने सवाल डिस्कस करा था भाई। इधर क्या है, ये हमें दिया हुआ था भाई, आपको पता है लॉन के और इसके 1/t के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इधर ये वाली स्लोप की वैल्यू, सॉरी ये दूसरा वाला सवाल है भाई। ये वाला क्या, ये वाला वो पूछा एक्टिवेशन एनर्जी वाला सवाल है। मैंने क्या बोला था भाई, अगर एंथैल्पी और एनर्जी की वैल्यू अगर क्या हो, एंथैल्पी और एनर्जी की वैल्यू क्या हो अगर नेगेटिव, तो प्रोसेस क्या होता है एक्सोथर्मिक। अगर ये वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या होता है भाई एंडो। अगर ये क्या हो नेगेटिव वैल्यू हो अगर डेल्टा एच और इसकी, तो चीज़ क्या होती है रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अगर ये क्या हो पॉजिटिव तो रिएक्शन होती है भाई एंडोथर्मिक। ये मैं परसों ही पढ़ा रहा था भाई, तो सवाल पूछ लिया गया इधर से, ठीक है ना। अगर ये इसकी वैल्यू क्या हो नेगेटिव तो चीज़ क्या होती है भाई, तो नेगेटिव हो डेल्टा एंथैल्पी का चेंज अगर क्या हो नेगेटिव आ रहा हो तो मतलब हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक तो ये मैंने परसों चीज़ समझाई थी। तो मैंने क्या बोला था, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो इधर देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो खुद बताइए भाई, इधर देखिए एनर्जी क्या, ये मैंने चीज़ भी बताई थी भाई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, बिकॉज इधर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है भाई बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो भाई रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या हो गई कम हो गई, तो इसका मतलब क्या एनर्जी लूज हुई होगी। तो इधर उन्होंने वही पूछा हुआ है, देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इधर उन्होंने क्या पूछा हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नेगेटिव होने का मतलब भी यही है भाई क्या, कि भाई आपका जो एनर्जी हो रही है वो रिलीज़ हो रही है। एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, इधर से क्वेश्चन में दिया हुआ एनर्जी नेगेटिव करके, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ ही हो रही है। तो नेगेटिव से आप क्या समझ सकते हो कि भाई ये वाला आपका करेक्ट हो। ये मैंने ग्राफ भी प्लॉट करवाया था भाई, ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। ये वाली चीज़ मैंने ग्राफ भी प्लॉट करवाया था, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद ये वाली चीज़, ये वाला वही जो मैं सवाल बोल रहा था भाई, लॉन के और ये वाला लॉन के था और क्या 1/t के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो भाई स्लोप की वैल्यू क्या आती थी -EA/RT। तो इधर इन्होंने क्या दिया, स्लोप की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, स्लोप की द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट। जब आप लोग लॉन के और 1/t के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो भाई उधर क्या हो जाता है भाई, उधर स्लोप आ जाती है -EA/RT, EA/RT आ जाता है भाई, ठीक है ना, EA/RT -EA/RT। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, इसकी वैल्यू आ रही है -5 मल्टीप्लाई कितना भाई 10⁻³ केल्विन। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आपको क्या पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ EA पूछा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। RT नहीं होता था भाई, सिर्फ R होता था, रियली सॉरी भाई, ठीक है ना, सिर्फ R होता था, ठीक है ना, EA/R। T तो भाई T के बीच में इधर प्लॉट कर रहे हो ना भाई, ये वाली इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। R की वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई, यही जैसे इधर सॉल्व किया हुआ है 5 × 10⁻³ और ये वाली चीज़ भाई बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, ये भी बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता भाई। उधर वैल्यू भी दे रखी थी आपको कि इसकी भाई जूल पर केल्विन पर मोल में, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी से सवाल हो जाता भाई। और देखिए आपको पता है जब मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला जिरकोनियम और हाफनियम का सिमिलर साइज़ क्यों हो जाता है भाई, 4D और 5D सीरीज़ इनका साइज़ सिमिलर क्यों हो जाता है भाई, ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। भाई उन्होंने दिया होगा भाई लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, यही इसका आंसर होगा भाई। ओके, तो ये वाली चीज़ भी इसमें आपको क्या पूछा हुआ है, ये आपको इनडायरेक्टली सॉल्व होता है। देखिए जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, उधर आपके वैल्यू आपको बताएं, जैसे आपको मैंने बताया था Fe+2 का अगर आपको वो निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो कैसे निकल जाता है, फॉर्मूला था भाई क्या N×N+2, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला था। तो कैसे निकलता था ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो इधर वही चीज़ थी भाई, आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी हुई थी, बट ये क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाती है। ओके, थैंक यू।